नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 3, मतलब क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक एक करके पहले तो इसी को डिस्कस कर लिया जाए। ये जो नाम है अपने पास, पेयर of linear equation in two variables। तो पहले तो इसी को डिस्कस कर लिया जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखो, पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर मतलब होता है टू, मतलब जोड़ा। रब ने बना दी जोड़ी वाला टाइप, पेयर, कपल, पेयर बोलते हैं ना हम लोग। मस्त पेयर है। तो पेयर वैसे कपड़े में, शूज़ में, मोजे में, इन सब में पेयर हम लोग इस्तेमाल करें। तो पेयर मतलब क्या होता है, दो। कहीं पे भी अगर कोई चीज़ दो रिप्रेजेंट करे तो उसको हम लोग पेयर बोल दिए। अब पेयर किसका लेना अपने को, लीनियर इक्वेशन का लेना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो जाए, डिग्री कितना होना चाहिए, 1। जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो अभी हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। तो यहाँ पे हमको किसका पेयर लेना है, लीनियर इक्वेशन का। और लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बात करें तो क्या लिख देते हैं हम लोग, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। लेकिन अपने को पेयर लेना है, तो पेयर मतलब ये तो एक हो गया, एक और ऐसा ले लो। तो एक और ऐसा लेने जाएंगे तो a2 लिख देते हैं, इसको a1 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे x लिख देते हैं प्लस b1 और b2 लिख देते हैं। तो ये हो गया अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ तक जो चैप्टर का नाम है वो अभी हम लोग समझ लिए। उम्मीद करते तुम लोगों को भी आएगा। पेयर मतलब दो बोला है और लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। हम वेरिएबल क्या लिए, x। लेकिन यहाँ पे आगे बात कर दिया 2 वेरिएबल में। अब ये जो खेल है वो बदल जाएगा। तो सबसे पहले अपने को पेयर लेना है किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो हम लोग लिए थे पेयर लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल में, लेकिन वो क्या बोल रहा है, किस में लेना है, 2 वेरिएबल में। तो अगर वो 2 वेरिएबल में लेने बोल रहा है तो ले लेते हैं 2 वेरिएबल में। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लो ये हो गया a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे हम x के बाद b लिखे थे, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हम b के बाद c लिख रहे हैं, कांस्टेंट। मतलब एक कांस्टेंट हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अब बोला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, a b c के अपने पास रियल नंबर्स है। लेकिन अपने को लेना है पेयर। पेयर मतलब ऐसा दो होना चाहिए। तो एक और ले लेते हैं जिसको हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स है वो मतलब जो कांस्टेंट है, a1 होगा, ये a2 होगा, ये b1 होगा, ये b2 होगा, ये c1 होगा, ये c2 होगा। तो ऐसा क्यों लिखें, जैसे मान लो अगर हम लिखना चाहें कोई अगर इक्वेशन लिखे हम लोग, जैसे मान लो इसके लिए लिख रहे हैं, ये वाला के लिए, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और दूसरा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो सेम क्या है, x वाला पार्टी सेम है, लेकिन उसके अलावा जो भी है सब अलग अलग है। तो जो a b होता है मैथ्स में, जो a b हम लोग रिप्रेजेंट करें वेरिएबल के साथ, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है, मतलब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर x y z ये सब है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। सेम बात यहाँ पे हो गया। तो ये a1 जो है नंबर है, b1 नंबर है, c1 एक नंबर है, a2 एक नंबर है, b2 एक नंबर है, c2 एक नंबर है। मतलब ये सब नंबर्स हैं। लेकिन x और y ये क्या है अपने पास, वेरिएबल है। x और y क्या है अपने पास, वेरिएबल है। तो वही क्वेश्चन मतलब चैप्टर बोल रहा है लीनियर इक्वेशन लेना है, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 है। कितने वेरिएबल में होना चाहिए, 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल भी है। और कैसा होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो पेयर भी तो बना दिया हम लोग। तो चैप्टर का नाम अभी समझ आया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन का डिग्री 1 होगा और यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा। क्लास 9th में आया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, शायद आया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, ग्राफ बना रहे थे, हल्का फुल्का याद हो तुम लोगों को। तो वही कहानी यहाँ पे है, लेकिन 2 वेरिएबल के साथ है और पेयर है यहाँ पे। पेयर क्यों है, अगर पेयर नहीं होता तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते। जैसे मान लो यहाँ से हम पूछेंगे भाई x का आंसर बताओ, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -3। तो x का आंसर आ जाएगा -3/2। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आंसर निकल जाएगा। लेकिन जहाँ अपने पास 2 वेरिएबल आ जाएगा तो अपने को कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल आ जाएगा तो 3 इक्वेशन चाहिए। मतलब जितना सारा वेरिएबल आएगा उतना सारा इक्वेशन चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए, ताकि वैल्यू पुट करके या अरेंज करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे इसीलिए 2 वेरिएबल है, तो इसीलिए इक्वेशन भी कितना है, 2, ताकि हम लोग सॉल्व करके x और y का आंसर निकाल सकें।
तो ये तो एक चैप्टर का नाम अभी हम लोग डिस्कस किए। इसका एक सिचुएशन प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा जाए कि मतलब इसका जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो अगर हम लोग मार्केट जाते हैं, मतलब मार्केट मतलब कुछ भी खरीदने गए तो तुम लोग खरीदने कम देखने जाता है। तो मान लो देखने गया है, बस देख के ही प्राइस आ रहा है और मन में कैलकुलेशन कर रहा है, तो वही कर लेते हम लोग। तो मान लो एक मॉल में गए, मॉल में हमको ये पता चला कि जैसे कोई शर्ट पसंद आया हमको, तो जो शर्ट का प्राइस है, शर्ट का प्राइस मतलब जो शर्ट का प्राइस टैग है उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है टी शर्ट के साथ। तो अपने पास दो चीज़ है, एक शर्ट है, एक अपने पास टी शर्ट है। तो जो शर्ट का प्राइस है वो डबल है किससे? टी शर्ट से। वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पे लिख दिया है कि शर्ट का प्राइस, मतलब सब एक साथ रखा हुआ है और लिख दिया कि शर्ट का प्राइस है वो डबल है टी शर्ट से। अब तुम लेके गया था जेब में 400 रुपये, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, तो जेब में लेके गया था 400 रुपये। अब उस 400 रुपये में कुछ खरीदा, वो हम कह देते हैं कि तुम 3 टी शर्ट खरीद लिया और एक शर्ट खरीदा, तुम्हारा 400 रुपये ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि शर्ट का प्राइस कितना है, शर्ट का प्राइस कितना है मतलब कितने रुपए का, और टी शर्ट कितने रुपए का। तो अगर हमको प्राइस निकालना है कि कितने रुपए का है ये, तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे? यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ हम लोग कैलकुलेशन जो एक सिचुएशन अज्यूम की है और इसका जो आंसर के बारे में बात करें, ये जो आंसर निकालेंगे तो आंसर निकालने का कई तरीका हो सकता है, उसी तरीके को इस चैप्टर में डिस्कस करना। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए कि मान लो अगर हम बाजार गए, हमको एक रिलेशन मिला कि जो शर्ट का प्राइस है वो टी शर्ट के डबल है, तो एक रिलेशन ये मिल गया। फिर हमारे पास 400 रुपये का, तो हम खरीदारी के तो 3 टी शर्ट खरीद लिए, एक शर्ट खरीद लिए, तो मेरा 400 रुपये ख़त्म हो गया। तो अब हम बोलेंगे कि भाई कितने रुपए का टी शर्ट था, कितने रुपए का शर्ट था, अगर ये निकालना है तो ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी में हम केवल एक सिचुएशन देते, एक सिचुएशन मतलब बस यही हम बोलते थे कि हम बाज़ार गए थे, अब बाज़ार में जो शर्ट का प्राइस है वो टी शर्ट के डबल था। अब हम बोल देंगे बता दो भाई शर्ट का कितना पैसा था, टी शर्ट कितने रुपये का था, बता पाएंगे क्या? ये नहीं पॉसिबल है। तो जहाँ अपने पास दो वेरिएबल आ गया, जैसे शर्ट का प्राइस, टी शर्ट का प्राइस, दो वेरिएबल आ गया, तो अपने को इक्वेशन भी दो चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन भी उसी से रिलेट करना होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि गए बाजार, हम लोग देखें कि जो शर्ट का प्राइस है वो टी शर्ट के डबल है और जो है सेव जो है 100 रुपये किलो है, अंगूर जो है 20 रुपये किलो है। तो भाई सिचुएशन ही अलग अलग हो गया ना, सिचुएशन भी सेम होना चाहिए। जब सिचुएशन सेम होगा तभी हम लोग सॉल्व करके निकाल पाएंगे। तो वो निकाल तो लेंगे, अभी हम फिलहाल निकाल नहीं रहे, बस बता रहे कि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन है उसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बता दिए। अब जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने का एक अलग अलग मेथड है, वो मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो चैप्टर नेम हो गया। अब जब कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले बात करें जनरल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन मतलब जो भी इक्वेशन अपने पास आता है, तो क्या बात कहते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, और फिर क्या हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपने पास जनरल फॉर्म, इसको याद रखना क्योंकि यहीं से हम कंपेयर करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा यहीं से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना सीख गए। अब इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे कभी भी, तो ये लिखेंगे a1x b1y c1 a2x b2y और c2 = 0 करके। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जनरल फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आगे बात कर ले, धीरे धीरे करके हम लोग एक चीज़ देखते जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बात कर ले कि आगे हम लोग क्या ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या देखें, जनरल इक्वेशन देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो वही बात यहाँ पे फिर से कर रहे हैं कि जैसे मान लो a1x b1y c1 है, a2x b2y c2 है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 वो सब क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा याद किया जाए क्लास 9th के बाद को। क्लास 9th में क्या हो रहा था कि जब कभी भी अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा था 2 वेरिएबल का, तो उसमें अपने पास कुछ 3 सिचुएशन मिल रहा था। वो 3 सिचुएशन क्या मिला था कि अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाने जाएंगे, मतलब अगर इन दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो अपने पास 3 सिचुएशन आ रहा था। सबसे पहले क्या हो गया, जैसे मान लो एक लाइन ये हो गया, मतलब इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर मान लो इसके लिए हम ग्राफ बनाए, एक लाइन ये बना, इसके लिए एक ग्राफ बना रहे, मतलब सेम ग्राफ पे, उसी ग्राफ पेपर पे दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मान लो एक सिचुएशन ये आ गया अपने पास, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। हो गया इंटरसेक्शन यहाँ पे, मतलब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करा। एक हो गया ये जिसको हम लोग बोलते थे पैरेलल, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। सिचुएशन और मिलता था जिसको हम लोग बोलते थे कोइंसिडेंट। जैसे मान लो एक लाइन ये था और इसी के ऊपर दूसरा लाइन कुछ ऐसा था इसी के ऊपर,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे कोइंसिडेंट। अब तीनों का नाम लिख देके करके क्लास 9th में ये हम लोग देखे थे। अब क्लास 9th में देखे थे तो नामकरण भी था, इसको हम लोग बोलते थे इंटरसेक्टिंग, ये होता था इंटरसेक्टिंग, ये होता था पैरेलल, और ये होता था कोइंसिडेंट। ये तीन सिचुएशन अपने को मिलता था, और तीनों हम लोग कैसे निकालते थे, ग्राफ बना के निकालते थे। लेकिन क्लास 10th में क्या होगा कि ये तीनों जो सिचुएशन है इसको बिना ग्राफ के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो बिना ग्राफ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उस चीज़ को फ़िलहाल देख लिया जाए। तो जब कभी भी हम लोग, अभी हम बताएं कि इस चैप्टर में हम लोग को केवल सॉल्व मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सॉल्व करना, मतलब जैसे मान लो अपने को इक्वेशन दे दिया है और अपने को ये पूछ दिया जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा। हमको ग्राफ बनाना नहीं, बस ये बताना ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, कैसा बनेगा, इसी को बताना है। तो जब कभी भी हम लोग ग्राफ से रिलेटेड बात करते हैं तो ग्राफ रिलेटेड में इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट आता है। लेकिन इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स में। तो जब कभी भी इंटरसेक्टिंग के बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वन सॉल्यूशन, मतलब जो उसका आंसर निकलेगा, एक आंसर निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वन सॉल्यूशन। पैरेलल जब कभी भी आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर ही नहीं निकलेगा, ऐसे इक्वेशन का आंसर ही नहीं निकलेगा। और जब कोइंसिडेंट आता है तो इस वाले सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारा आंसर निकलेगा। तो जो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये जो टर्म है ग्राफिकल टर्म है, मतलब अगर ग्राफ से रिलेटेड सॉल्व करना तो ये सब टर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई बोल दे कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो जब कभी भी इंटरसेक्टिंग होगा तो उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। जब कभी भी पैरेलल ग्राफ बनेगा तो उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जब कभी भी कोइंसिडेंट बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। तो एक टेबल हम तुम लोगों को दिखा देंगे, एक टेबल यहीं पे हम एडिट करके कोशिश करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले कर देने का। तो वो जो टेबल है उस टेबल में यही सिचुएशन के बारे में बात कर चुका है, एनसीईआरटी में वो टेबल बनाया गया है। तो अब हम लोग देख लीजिए कब कब क्या क्या मिलेगा अपने को। तो इसके हम लोग पता चल गया कि A1X B1Y C1 ये जनरल फॉर्म है, ये भी एक जनरल फॉर्म है, ABC एक रियल नंबर है। तो ये जो लिखे हम, इसी से अपने को ये सब पता चलना है, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 से ही अपने को पता चलना है कि कब इंटरसेक्टिंग बनेगा, कब पैरेलल बनेगा, कब कोइंसिडेंट बनेगा, या फिर कब नो सॉल्यूशन होगा, कब वन सॉल्यूशन होगा, कब मेनी सॉल्यूशन होगा। ये हमको इन्हीं नंबरों से पता चलेगा, ABC से, ठीक है। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो हम फिलहाल इसको साइड कर देते हैं और सीधा रिलेशन निकालते हैं, ABC का रिलेशन सीधा निकालते हैं। तो देखा जाए क्या क्या मिलता है अपने को। तो जब कभी भी हम लोग इसको नामकरण भी कर दें, लाइट कलर ले लेते हैं, ये हो गया, ये नहीं, ये ले लेते हैं। तो ये अपने पास सिचुएशन ए, ये है अपने पास सिचुएशन बी, और ये है अपने पास सिचुएशन सी। तो अगर हम लोग बात कर ले ए के लिए, जो अपने पास ए सिचुएशन है, ए सिचुएशन के लिए बात कर मतलब इंटरसेक्टिंग के लिए या फिर वन सॉल्यूशन के लिए। तो जब कभी भी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का वो अपने को मिलेगा A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1 में B2। तो मतलब जब कभी भी अपने को ऐसा रिलेशन देखने को मिले A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मतलब जो A1 A2 B1 B2 ये सब नंबर्स है अपने पास, नंबर्स का जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो जब कभी भी ऐसा रिलेशन, देखो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग वेरिएबल में देख रहे हैं, जब हम इसको नंबर में सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। जैसे मान लो अगर हम इसको बोलते हैं ये हो गया 2/3 और साइड में आ गया अपने पास 7/8, मतलब A1 का वैल्यू था 2, A2 का वैल्यू था 3, B1 का वैल्यू था 7, B2 का वैल्यू था 8। तो जब हम इस रेशियो को निकालेंगे तो दोनों इक्वल मिल रहा है क्या, इक्वल नहीं मिल रहा। तो अगर कभी भी मतलब ऐसा सिचुएशन मिल जाएगा तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, वन सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये कंडीशन समझ आएगा। अब इसी तरीके से दूसरे कंडीशन को देख लिया जाए तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर जो सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बी नंबर कह रहा है कि पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन। तो जब कभी भी नो सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा तो जो रेशियो का रिलेशन आता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, मतलब नो सॉल्यूशन में लास्ट वाला जो होता है वो नॉट इक्वल होता है, बाकी स्टार्टिंग का इक्वल होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड सिचुएशन के बारे में बात कर लें तो थर्ड सिचुएशन क्या कहेगा, तो थर्ड सिचुएशन जो है मतलब सिचुएशन नंबर सी, वो कह रहा है कोइंसिडेंट या फिर मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में जो रेशियो आता है क्या आता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, और ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आता है। तो अगर हमको रियल नंबर जो है वो मालूम है तो हम लोग तीनों सिचुएशन के लिए रेशियो निकाल के हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते, वैल्यू नहीं बता सकते। ये बता सकते ग्राफ कैसा बनेगा, ये बता सकते कितना सारा आंसर निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि आंसर क्या निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ आएगा, ये सारा सिचुएशन समझ आएगा। तो जो पहला एक्सरसाइज है अपना एनसीईआरटी का, उसमें अपने को केवल यही बताना है कि ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा।
या फिर इक्वेशन निकालना है, और ये जो अभी हम लोग डिस्कस किया इसी को बताना है, उस पर कौन सा इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा, यही सब बताना। अब यहाँ पे एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक और शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो लिख देते हैं फिलहाल पहले कहीं कंसिस्टेंट, स्पेलिंग का पता नहीं, कंसिस्टेंट, और इसी में आता है इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट मतलब थोड़ा सा इसको समझा, कंसिस्ट मतलब उसके अंदर होना। तो अगर कोई चीज़ होना मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 2 लाइन है अपने पास, एक लाइन ये है, एक ये है, तो दोनों आपस में एक दूसरे में संबंध, कोई रिलेशन बना रहा है क्या? तो यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा है। तो जब यहाँ पे एक रिलेशन बना, इन दोनों में देखा जाए कोई रिलेशन बना तो एक पूरा दूसरे के ऊपर लेटा ही हुआ है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बना। लेकिन ये दोनों अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ कोई रिश्ता नहीं बन रहा। तो एक यही जो टर्म है अपने पास कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये भी पूछा जाता है पहले एक्सरसाइज में, ये भी है। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इस सिचुएशन में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ कंसिस्टेंट है, तो जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ है या फिर जिसका वन सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होता है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि दोनों लाइन में एक रिलेशन है। अगर लाइंस में रिलेशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं रिलेशन मिल रहा है, कोई रिश्ता उन दोनों के बीच नहीं है, दोनों अलग अलग चल रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ये कंसिस्टेंट भी है। और ये जो चीज़ है इसको भी हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो कंसिस्टेंट, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है लाइंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ नया सीखे हम लोग। सबसे पहले ग्राफिकल में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अलजेब्रिकल में क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सीखे हम लोग, और ये सब कैसे निकाले हैं, केवल रेशियो से निकाले हैं। सॉल्व अभी नहीं कर रहे हम लोग, ये केवल रेशियो से निकाले। तो अगर सॉल्व करने जाएंगे हम लोग किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, तो उसको 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो ग्राफिकल, एक अलजेब्रिकल। वही तो डिस्कस हुआ यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये ग्राफ के रिलेटेड बात कर रहा, और ये जो है अलजेब्रा रिलेटेड बात कर। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा वाला तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ग्राफ का सॉल्यूशन है वो इसी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसको ग्राफ से सॉल्व करना, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल इसको यहीं पे बंद करते हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो भी इंट्रोडक्शन केवल क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो इसी में जब एक्सरसाइज करेंगे तभी वो भी डिस्कस कर देंगे, तो ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो अभी हैंग करने लगेगा। तो अभी तक जो भी हम लोग ज़्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो बनना है ये वाला, इसको देख समझ लेना, सुन लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या तरीके से क्या क्या करेंगे। और ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे ये ज़रूरी है याद रखना। वैसे याद तो हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, लेकिन मन में रखना ज़रूरी है कि क्या क्या हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी बात हुआ है समझ आएगा, और तुम लोग कुछ ना कुछ अपने एंड से भी प्रयास करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए राम राम।